वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि माइक्रोवेव रीजन में एग्जिस्ट करते थे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पार्ट इन्वॉल्व होंगे वो हमारा है इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्केल हमने ड्रॉ किया हुआ है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक, अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रेडियो वेव्स हैं जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होंगे, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होंगे। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोवेव है जो कि आपका ये जो रीजन है किसमें आते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक, तो जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका जो इंफ्रारेड रीजन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देन विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरेज एंड गामा रेज। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो दिस राइट डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, और जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं वो आपका लेफ्ट साइड में वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो पोर्शन इन्वॉल्व होंगे या जिस पोर्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इंफ्रा रेड रीजन, जो कि आपका ये वाला पोर्शन है। ठीक, इंफ्रारेड रेडिएशन या इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। مهرباني الجدد بصوت لا بس أقوى من البشامس. और ये जो इंफ्रारेड है या जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इनमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ द बॉन्ड हमें स्टडी करना है या कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, वो होंगे आपका वाइब्रेशन ऑफ द बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल्स में के बीच, मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं इनकी वाइब्रेशन को हम स्टडी करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, अब ये जो इंफ्रारेड रीजन है, ठीक, जो कि हमने कहा कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा इंफ्रारेड रीजन इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो इंफ्रारेड रीजन है, ठीक है, दिस इंफ्रारेड रीजन है, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं थ्री मोर कैटेगरीज में या थ्री मोर पार्ट्स में। फर्स्ट आपका होंगे नियर इंफ्रारेड रीजन, सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड कैटेगरी है यहाँ पे मिड IR रीजन, एंड द थर्ड वन इज फॉर IR रीजन। ठीक, तो इंफ्रारेड रीजन को हम फर्दर थ्री कैटेगरी में या थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका है नियर इंफ्रारेड रीजन, सेकंड है आपका मिड IR रीजन, एंड थर्ड वन इज फॉर IR रीजन। अभी हम देखेंगे कि ये नियर IR रीजन कौन सा है, मिड IR रीजन कौन सा है,
और फॉर आईआर रीजन कौन सा है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ हम इनको डिवाइड करते हैं, ठीक। तो जो आपका नियर आईआर रीजन है वो आपका टुवर्ड्स द विजिबल पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे। तो इस पोर्शन को, ठीक है, जहां पे ये किसके पास है, विजिबल लाइट के पास है, इसको हम कहते हैं नियर आईआर रीजन। अच्छा। नेक्स्ट आपका है जो कि टुवर्ड्स माइक्रोवेव रीजन है, ये वाला पोर्शन आपका फार आईआर रीजन है। एंड दिस मिडल पार्ट इसको हम कहते हैं मिड आईआर रीजन। देखते हैं अब इनकी फ्रीक्वेंसी कितना है। तो जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो ये नियर आईआर रीजन की वेवलेंथ आपको लगभग 3 माइक्रोन्स के अराउंड होते हैं, ठीक, 3 माइक्रोन्स नहीं, 0.7 to 3 माइक्रोन्स आपका नियर आईआर रीजन के वेवलेंथ रहेंगे। मिड आईआर की जब हम बात करते हैं तो ये 3 to 8 माइक्रोन के अराउंड रहते हैं। और आपका फार आईआर रीजन की जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं ये 8 to 1000 माइक्रोन इसका वेवलेंथ रहते हैं, ठीक, इन टर्म्स ऑफ माइक्रोन। नाउ अब देखते हैं कि यूजुअल जो हमें वेवलेंथ आते हैं वो हमारा नैनोमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस जब हम माइक्रोन को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास माइक्रोन जो है वो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, ठीक, which is equal to 10 raised power minus 6 मीटर। 1 माइक्रो मीन्स 10 raised power minus 6। फर्दर अगर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर में, एंड दिस नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 raised power 3 नैनोमीटर, मीन्स आपका जो 1 माइक्रोन आ रहा है वो 10 raised power 3 नैनोमीटर के बराबर आ रहे हैं, ठीक। नाउ अगर हम यहाँ पे नियर आईआर रीजन की वेवलेंथ की बात करें इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर तो ये पोर्शन आपका अराउंड 700 to 3000 नैनोमीटर के अराउंड। और मिड आईआर की रीजन जो है 3000 to 8000 नैनोमीटर के अराउंड आते हैं। और आपका फॉर आईआर रीजन की वेवलेंथ 8000 to 10 raised power 6 नैनोमीटर के अराउंड आते हैं। आपका इसका वेवलेंथ नियर आईआर, मिड आईआर और फॉर आईआर। और कहा कि हमने आपका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी राइट साइड में ज्यादा बढ़ता जाता है और वेवलेंथ लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ता जाएगा। मीन यहाँ पे सबसे कम आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा वो रेडियो वेव्स की रहेंगे और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपका गामा रेस का रहेगा, ठीक। और अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो सबसे कम वेवलेंथ आपका गामा रेस का रहेगा और सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपका रेडियो वेव के रहेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी के, या फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक। तो यहाँ पे हमें अब ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे आपका फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा रेस की ओर जाते हैं आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है और आपकी वेवलेंथ घटता जाता है। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था अबाउट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन्वॉल्व रहते हैं, उनका वेवलेंथ कितना रहता है, और इंफ्रारेड रीजन के जो 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो क्या है, ठीक। अब एक्चुअली हम आते हैं कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ठीक, या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका जो बॉन्ड वाइब्रेशन है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से कैसे रिलेट करता है, कैसे बॉन्ड वाइब्रेशन से आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इवॉल्व होते हैं। तो अब हम आते हैं एक्चुअल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये क्वेश्चन हमें अराइज हो सकते हैं कि
how the bond vibration is related to infrared spectrum। एक्चुअल में आपका जो बॉन्ड वाइब्रेशन है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के साथ कैसे रिलेट करता है या कैसे हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं बॉन्ड वाइब्रेशन से इंफ्रारेड तक का। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जाना होगा केमिकल बॉन्ड की कंसेप्ट को लेके, ठीक है। केमिकल बॉन्ड concept, let's revise the chemical bond concept कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल आपके पास दो एटम हैं, ठीक। अभी हम बात करेंगे आपके पास टू डायटोमिक मॉलिक्यूल की HCl की, ठीक। ये आपके पास Cl है, ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक। एग्जांपल लिया हमने एक डायटोमिक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, जिसमें आपके पास दो एटम है, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, ठीक। अब जब ये दोनों एटम कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ और कंबाइन होने के बाद आपका क्या बनेगा, HCl, ठीक। अब ये जो दो एटम कंबाइन होंगे H और Cl, तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट फोर्स इन्वॉल्व होंगे between these two atoms, one is chlorine and another is hydrogen। कौन कौन से, एक तो आपका रिपल्सिव फोर्स रहेंगे और दूसरा आपका अट्रैक्टिव फोर्स रहेंगे, ठीक। एक आपके पास रिपल्शन फोर्स रहेंगे, दूसरा आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स रहेंगे। अब रिपल्शन फोर्स किसके बीच में होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में होंगे, वो हम देखेंगे, ठीक। किसके बीच में होगा रिपल्शन, तो रिपल्शन होंगे सबसे पहले अगर हम इसकी न्यूक्लियस की बात करें और हाइड्रोजन की न्यूक्लियस की बात करें, बहुत सार सेम चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो पहला जो रिपल्शन होंगे वो बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, ऑफ these two atoms, nuclei of this chlorine and the nuclei of this hydrogen। जब ये दोनों कंबाइन होने के लिए जब पास आते जाएंगे तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इनमें रिपल्शन बढ़ता जाएगा, ठीक। एक तो ये रिपल्शन फोर्स हुआ और दूसरे रिपल्शंस कहाँ पे होंगे, दूसरे रिपल्शंस दोनों की इलेक्ट्रॉन क्लॉट के बीच में होंगे, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स ऑफ these two atoms, ठीक। किसके बीच में रिपल्शन फोर्स, एक तो आपकी क्लोरीन की न्यूक्लियाई और हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई के बीच में, दूसरा इन दोनों की इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स के बीच में रिपल्शन रहेंगे क्योंकि दोनों क्या है, सेम चार्जेस है। नेक्स्ट अट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियाई ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन क्लॉट ऑफ अदर एटम, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्लॉट फॉर एग्जांपल ऑफ दिस क्लोरीन एंड न्यूक्लियाई ऑफ दिस हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन रहेंगे, या न्यूक्लियाई ऑफ दिस क्लोरीन एंड इलेक्ट्रॉन क्लॉट ऑफ दिस हाइड्रोजन के बीच में क्या रहेंगे, आपका अट्रैक्शन रहेंगे, ठीक। अब ये दोनों एटम कंबाइन कब होंगे, ये दोनों एटम कंबाइन तभी होंगे जब ये दो फोर्स क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे या इक्वलाइज होंगे, कि जो रिपल्शन एंड अट्रैक्टिव फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे एक जगह पे आके। जैसे क्लोरीन और हाइड्रोजन पास आते जाएंगे एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे बहुत रिपल्शन एज वेल एज अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स इक्वलाइज होंगे, तो वहां पे फिर ये दोनों इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड
एग्जिस्ट करेंगे। मींस यहाँ पे आप हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होंगे, ठीक। और इसी को हम कहेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस, तभी ये अपना जो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होंगे, ठीक। या इसको हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम रेडियस, हाँ ठीक है, इक्विलिब्रियम रेडियस, ठीक। जहां पे दोनों फोर्स क्या है, इक्वलाइज होंगे, तभी आपका ये वाला केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होंगे। तो इस जो आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होंगे, इस पे दोनों फोर्स इक्वलाइज होंगे, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। और जब ये दोनों इक्वलाइज होंगे तो आपकी सिस्टम का मींस इस एनर्जी सबसे कम होंगे, एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम मिनिमम, सबसे कम एनर्जी आपके सिस्टम में रहेंगे इस पोर्शन पे आके, जहां पे बहुत अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस आर इक्वल। क्योंकि जब तक आपकी सिस्टम का एनर्जी मिनिमम नहीं होंगे तब तक आपका ये सिस्टम जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म हुआ है वो स्टेबलाइज नहीं होंगे, ठीक। अब क्या होगा, अब अगर इस जो आपके इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुका है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, अब अगर इसमें से हम क्या करते हैं कि इस बॉन्ड को या तो अंदर की ओर पुश करेंगे या बाहर की ओर पुश करेंगे, ठीक। अब उससे क्या होगा, जब आप इस एटम्स को, इन दोनों एटम्स को या तो अंदर की ओर पुश करेंगे या बाहर की ओर पुश करेंगे, पुश करने पे क्या होगा, आपकी आपकी जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा आपका, एनर्जी ऑफ द सिस्टम अराइज होने की कोशिश करेंगे, राइज होंगे आपके एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम का जो स्टेबिलिटी है उसमें क्या आएगा, प्रॉब्लम आ जाएंगे, ठीक। अब इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक। हम प्लॉट करते हैं बिटवीन एनर्जी एंड द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि आपका जो हेवियर एटम जो कि आपकी क्या है, क्लोरीन है, ठीक। लेट्स प्लॉट बिटवीन एनर्जी एंड द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आपका यहाँ पे जो वाई एक्सिस है इस पे हम एनर्जी ड्रॉ करेंगे, किलो जूल पर मोल है, एंड द एक्स एक्सिस वी विल ड्रॉ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक। ठीक है कि जब हम एनर्जी ऑफ द सिस्टम वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को प्लॉट करते हैं, ठीक। ये आपका है यहाँ पे क्लोरीन एंड यहाँ पे आपका है हाइड्रोजन, ठीक। क्लोरीन और हाइड्रोजन HCl में जब इस बॉन्ड को हम डिस्टर्ब करेंगे, मींस either we increase the bond length or we decrease the bond, या तो इसको हम अंदर की ओर पुश करेंगे ताकि इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाए, या इसको हम खींचते हैं बाहर ताकि इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा, क्योंकि अभी इस कंडीशन में आपका जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम सिस्टम पे है, ठीक है, जहां बहुत अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स क्या है आपका, both attractive and the repulsive force become equal, ठीक। अब जब आप इस सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तो यहाँ पे आपका ऐसा एक एनर्जी कर्व फॉर्म होंगे, इस तरह आपका एक एनर्जी कर्व फॉर्म होंगे। यहाँ पे आपका क्या है, आर इक्विलिब्रियम है, ठीक। इक्विलिब्रियम रेडियस है जहां पे आपका एक्चुअल
जो आपका केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ है और विथ मिनिमम एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब जब आप इसको डिस्टर्ब करेंगे, अंदर की ओर पुश करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम एच बार लिखते हैं, और या आप इसकी बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करेंगे, यहां तक ले आएंगे, एच डबल बार करेंगे, तो इधर आप अंदर की ओर ले आए, बाहर की ओर ले आए, आपकी एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा अटेम्प्ट जो कि आपकी इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब करते हैं, इधर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करके या बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करके, ठीक, तो इसको डिस्टर्ब करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा है। ठीक, क्योंकि हमें बॉन्ड को, क्योंकि ये पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, अब बॉन्ड को हम अगर कम करें तब भी एनर्जी देना है, बाहर खींचे तब भी एनर्जी देना है। ठीक, तो जब आप इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं तो हमें ऐसा एक कर्व मिलता है जहां पे इधर आप यहां से इंक्रीज करेंगे तब भी आपका एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक, एनर्जी बढ़ रहा है, और अगर आप बॉन्ड को कंप्रेस करते हैं तब भी आपका एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ रहा है। मींस इसका मतलब क्या है कि दोनों, इधर पुशिंग और पुलिंग, it will lead to the change in the internuclear distance of this hydrogen chloride। ठीक, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि either pushing or pulling, that means changing the internuclear distance will change the energy of this system। आपकी पूरे सिस्टम का, इधर आप इसको पुल कर रहे हैं या आप इसको पुश कर रहे हैं अंदर की ओर, आपकी ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, चेंज हो रहा है। ठीक, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को जब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ दैट पार्टिकुलर सिस्टम पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक, अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका हेवियर एलिमेंट है, HCl में से हेवियर कौन सा है, Cl है। तो सपोज करते हैं कि इस हेवियर जो एटम है, जैसे क्लोरीन है, इसको हमने एम्बेड किया है एक वॉल में, मींस इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो भी हम खींच पुशिंग और पुलिंग कर रहे हैं वो लाइटर एटम्स हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन हम मानते हैं तो हमारे पास ये जो दो एटम है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, सपोज वी कैन कंसीडर दिस इज टू एटम with mass m1 and m2, and these two atoms are connected by a spring। ठीक, क्योंकि जब हम इसको खींच रहे हैं या अंदर की ओर पुश कर, कंप्रेस कर रहे हैं, मींस ये जो बॉन्ड है वो क्या है, इलास्टिक है, और इलास्टिसिटी किस में आते हैं, स्प्रिंग में। ये जो बॉन्ड है वो इलास्टिक है, मींस ये मूवमेंट कर सकते हैं, हम इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं, कि तो ये जो बॉन्ड बिटवीन दीज टू एटम्स है ये इलास्टिक है इन नेचर। ठीक है, स्टेशनरी नहीं है, इसमें चेंज आ सकता है। ठीक, तो जिस तरह हम इस बॉन्ड को कंसीडर कर रहे हैं, these two atoms are connected by the spring and this bond is elastic in nature, बिल्कुल ये नेचर यहाँ पे भी देख रहे हैं कि आपका जो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था इसको हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं, मींस यहाँ पे बॉन्ड क्या है, स्ट्रेच है। तो यहाँ पे कि जो बॉन्ड स्ट्रेच होते हैं वो क्या होते हैं, फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ।
तो ऐसे बॉन्ड्स जो कि इलास्टिक होते हैं, वी कैन द elastic bonds can stretch according to Hooke's law. हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ऐसे इलास्टिक बॉन्ड्स को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच और कंप्रेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हुक्स लॉ क्या बताते हैं। ठीक, हमने कहा कि ये जो इलास्टिक बॉन्ड्स है उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कहते हैं, तो हुक्स लॉ बताते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द अप्लाइड फोर्स, जो कि हम स्ट्रेच करने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, इज प्रोपोर्शनल टू द displacement caused in the spring। इस स्प्रिंग में जब हम इस बॉन्ड को स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करने के लिए जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मींस जो छोटा सा स्ट्रेच इस बॉन्ड में आया है आपका स्ट्रेच करने पे, वो दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, एंड क्योंकि अब जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लॉथ्स ऑफ वन एटम एंड द न्यूक्लियाई ऑफ द अदर एटम, जो कि एक स्टेबल स्टेट था, तो उसमें एक ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स भी प्रोड्यूस होंगे जो कि इस पुश की वजह से जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है या बॉन्ड में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है उसको क्या करेंगे, वापस वो अपने पोजीशंस पे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो भी प्रोपोर्शनल होंगे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, या हम कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है जिससे हमने आर इक्विलिब्रियम से हमने इसको डिनोट किया था, तो रिस्टोरिंग जो फोर्स है इसका, ठीक, दस द रिस्टोरिंग फोर्स is also proportional to the distance away from the equilibrium position। तो हुक्स लॉ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आपका एफ जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक, सपोज इस डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स मानते हैं। ठीक, एक्स mean x centimeter of distortion get produced in the spring when f amount of force is applied on these two spring। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे f इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट में चेंज करेंगे क्या, ठीक, और ये x किसके बराबर है, आप x इक्वल टू r माइनस आर इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहले इसका r क्या था, यहां से यहां तक r इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो बॉन्ड डिस्टेंस है या बॉन्ड लेंथ है। अब जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम से इतना स्ट्रेच हुआ है जब आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये आर है। तो एक्स जो यहां से यहां फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट हुआ है इज इक्वल टू आर माइनस आर इक्विलिब्रियम। तो इसको हम ऐसे कैसे, आर माइनस आर इक्विलिब्रियम।
और ये नेगेटिव होंगे। नेगेटिव क्यों होंगे? क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ में ऑलरेडी जो अपना दो एटम्स के बीच में जो फोर्स अट्रैक्ट करा हुआ है, ये दो एटम, ये दोनों क्या है, अपोजिट में है। एक आप फोर्स को बाहर निकालने के लिए पुश कर रहे हैं और इंटरनल जो बॉन्ड का फोर्स है वो उसको अपने पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये नेगेटिव है, -kr - इक्विलिब्रियम। ठीक, हुक्स लॉ क्या बताते हैं? यही है, F इज इक्वल टू -kr - इक्विलिब्रियम। अब R यहां पे आपका क्या है? बॉन्ड लेंथ है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक, और आर ई क्यू है इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। और के क्या है? आपका फोर्स कांस्टेंट है। और यही फोर्स कांस्टेंट आपको बताता है कि आपका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि अगर आपका लेट अस सी इफ, कुछ कंडीशंस देखेंगे कि आपका जो स्ट्रेचड बॉन्ड है आर इज if R is greater than R equilibrium, तो अगर आपका जो स्ट्रेचड बॉन्ड लाइन है वो अगर ज्यादा होंगे और इक्विलिब्रियम से, तो आपका क्या होगा? देन ऑल दिस बिकम, क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। किसकी वजह से? ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। तो ये पोर्शन आपका पॉजिटिव होगा। देन R minus R equilibrium, this portion will become positive. ठीक, however the restoring force is negative. नेगेटिव क्यों होंगे? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स और जो आपने फोर्स अप्लाई किया था इसको स्ट्रेच करने के लिए, ये दोनों क्या है? अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक बाहर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा जो इसका इंटरनल फोर्स है वो क्या कर रहा है? इसको बॉन्ड को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल इस नेगेटिव टर्म की वजह से आपका ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसमें नेगेटिविटी आ रहा है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, नेक्स्ट, अगर आपका इफ R इज लेस देन R इक्विलिब्रियम, ये कब होंगे? जब आप इस बॉन्ड को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तभी इक्विलिब्रियम जो बॉन्ड लेंथ है उससे कम होंगे। ठीक, उस वक्त क्या होगा फिर? जब आप ये आपका R इक्विलिब्रियम क्या है? आप कम है, तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। ठीक, दैट्स इट विल बिकम नेगेटिव। ये आपका नेगेटिव बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार जब आप इस बॉन्ड को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है फिर? अपोजिट है। ठीक, रिस्टोरिंग फोर्स एंड द फोर्स अप्लाइड टू डिस्टर्ब द सिस्टम। तो इस केस में क्या होगा कि आपका आर इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन आर है, मींस आपका ये वाला पोर्शन आप नेगेटिव होंगे। ठीक, जब नेगेटिव होंगे, ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव हुए, तो यहाँ पे आपका फोर्स जो है वो पॉजिटिव होंगे। ठीक, क्योंकि अगर आप
का एक कंप्रेस कर रहे हैं नीचे, तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होंगे। ठीक, तो ये दो कंडीशन है कि आपका अगर आर जो है इक्विलिब्रियम जो रेडियस है या बॉन्ड लेंथ है उससे कम है तो क्या होगा, और ज्यादा है तो क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट, अगर इसको हम प्लॉट करते हैं, किसको, आपका जो फोर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट, कि कितनी फोर्स अप्लाई करने पे कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टरबेंस आपके इस मॉलिक्यूल में आ रहे हैं। तो अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करते हैं तो यहां पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगे इस तरह। ठीक? क्या मिलेंगे, जब आप इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स लगाने पे कितना डिस्प्लेसमेंट आया है इस इलास्टिक मॉलिक्यूल में, तो अगर आप इन दोनों को प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन आएंगे। ठीक है, और इसी इक्वेशन को F इज इक्वल टू माइनस के आर माइनस आर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन दोनों के बीच में आप जब ये प्लॉट बनाएंगे और यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन आएंगे और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है, स्लोप आपको के का वैल्यू देगा। के मीन्स आपकी फोर्स कांस्टेंट, आपकी फोर्स कांस्टेंट मीन्स बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कितना है, मीन्स दिस फोर्स कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, आपकी दो एटम के बीच में कितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, वो उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा इस स्लोप से। ठीक है, अब लेट्स, अब आते हैं कि एक्चुअल जो हमारा काम है फोर्स या एनर्जी पे, एनर्जी ऑफ द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना है। ठीक, नाउ लेट्स फोकस ऑन द वर्क डन इन दिस सिस्टम, सिस्टम पे कितना वर्क डन हुआ है, either थ्रू पुशिंग और थ्रू पुलिंग, या वर्क डन, या हम इसको एनर्जी भी कह सकते हैं, कितना एनर्जी अप्लाई हुआ है। तो हमें पता है कि वर्क डन किसके बराबर है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क किसके बराबर है, आपने कितना फोर्स अप्लाई किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मींस कितना डिस्टरबेंस आपके सिस्टम पे आया है। और यहां पे जो प्लॉट हमने ड्रॉ किया था बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इस प्लॉट के अंदर कितना एरिया है, मींस इस प्लॉट के अंदर कितना एरिया है, वहां से आपको वर्क डन का वैल्यू मिल जाएंगे। मींस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इस प्लॉट के इस पोर्शन में कितना एरिया है वो आपको वर्क डन का वैल्यू देगा इस प्लॉट से। और ये एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, ये एरिया हम निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग द फोर्स ओवर infinitesimally small distance। आप जो छोटे थोड़ा थोड़ा फोर्स जब अप्लाई करते हैं और उससे कितना डिस्प्लेसमेंट आते हैं, लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट बी डी आर। तो आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने पे कितना छोटा डिस्प्लेसमेंट आता है इस बॉन्ड में, उन दोनों को जब आप इंटीग्रेट करेंगे इस फोर्स को ओवर दिस स्मॉल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो वहां से आपका वर्क डन निकल आएगा। मींस डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर, फोर्स ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस के आर इक्विलिब्रियम डी आर। यहां से फोर्स का वैल्यू जो कि इक्वेशन में हमें है यहाँ पे
उसको हमने यहाँ पे पुट अप किया। ठीक, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका एनर्जी और वर्क डन आपको मिलेंगे -1/2 के आर माइनस आर इक्विलिब्रियम होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे यहाँ इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सो हम ये लिख सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी is half of k r minus r equilibrium whole square। ठीक है, वो क्या है आपका पोटेंशियल इज इक्वल टू -12 के आर माइनस आर इक्विलिब्रियम होल स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स, अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करें, हम कह सकते हैं कि सपोज दिस आर माइनस आर इक्विलिब्रियम को हमने एक्स कंसिडर किया कि जो स्मॉल डिस्टेंस जो चेंज आ रहा है आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स, दिस एक्स, वी हैव an equation of the type y is equal to ax square। ऐसा एक इक्वेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, y is equal to this is x small distance and this is a constant ax square, which is a parabolic potential, or this is a parabolic potential curve, और इसको हम parabolic potential curves which leads to harmonic oscillation, और इसमें जो ऑसिलेशन हुआ अब इसको हम एक हार्मोनिक ऑसिलेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं due to which we have a parabolic potential curve। हमारे पास एक पैराबोलिक पोटेंशियल कर्व इक्विवेलेंट आ रहा है, y is equal to ax square, a is a constant। Therefore ऐसे सिस्टम को, this type of system is known as simple harmonic oscillator और SHO। तो ऐसे सिस्टम को जहां पे आपका एक पैराबोलिक इक्वेशन या पैराबोलिक पोटेंशियल कर्व का इक्वेशन आ रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं, या शॉर्टकट में हम इसको SHO भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, अब हम आते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर SHO, जो कि इक्वेशन हमें एक पैराबोलिक कर्व मिला है, उसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कह सकते हैं, या शॉर्टकट में हम इसको SHO से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो पैराबोलिक कर्व है, या जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन आपका सिर्फ लो एनर्जी वाले एनर्जी लेवल्स पे ही वैलिड रहता है। ठीक, और वी कैन से दैट द पैराबोलिक potential curve only be applied to the bottom of the well and not at the top। इसका मतलब क्या है कि जो हमें पोटेंशियल एक पैराबोलिक कर्व मिला था,
क्योंकि जब आप एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को प्लॉट कर रहे थे तो आपको एक पोटेंशियल पैराबोलिक कर्व मिला था इस तरह, ठीक। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या पोटेंशियल पैराबोलिक कर्व है उसको हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं एट द बॉटम ऑफ दिस वेल। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे हायर एनर्जी लेवल्स पे, तो हायर एनर्जी लेवल्स पे आप इस पैराबोलिक कर्व को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इस पैराबोलिक कर्व के सिर्फ बॉटम पोर्शन को ही आप अप्लाई कर सकते हैं, जो इक्वेशन हमें मिला है। और इससे हमें मिलेगा क्या इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहां से हमें फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू मिल रहा है जो कि हमें बताता है अबाउट स्टिफनेस ऑफ द बॉन्ड ऑफ लाइक वेल। आपकी बॉन्ड या वेल, इस वेल की स्टिफनेस कितना है जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है आपके बॉन्ड के साथ, केमिकल बॉन्ड के साथ दो एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड बना हुआ है। और आपका जिससे जैसे आपका ये वाला पैराबोलिक कर्व ब्रॉड होता जाता है तो वैसे वैसे आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं इस तरह दो चार कर्व इस तरह बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप यहां से अंदर की ओर मूव ऑन कर रहा है, ठीक है, यहां से आप अंदर की ओर मूव ऑन कर रहा है इस तरह, तो यहाँ पे आपका जो फोर्स कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग फोर्स कांस्टेंट दैट इज के। और जैसे जैसे आप बाहर की ओर आते आते जाता है यहां से, तो यहाँ पे आपकी जो कर्व का ब्रॉडनेस बढ़ रहा है। ब्रॉडनेस बढ़ने का मतलब क्या है, आपकी जो स्टिफनेस ऑफ द वेल वो कम हो रहा है, इसीलिए आपका फोर्स कांस्टेंट भी कम हो रहा है। तो अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स कांस्टेंट का मतलब यह है कि आपका वेल जो है वो हाईली स्टिफ होंगे, ठीक है, ब्रॉड कम होंगे। सो यहाँ पे जब आप फिगर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जैसे आप बाहर से अंदर की ओर मूव ऑन करते हैं आपकी वेल की स्टिफनेस बढ़ते जा रहा है, और बाहर की ओर आने पे वेल की ब्रॉडनेस बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो जैसे जैसे ये पैराबोला नैरोवर होता जाता है, अंदर की ओर जाते जाने से क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, नैरो हो रहा है, तो वैसे वैसे आपकी फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है। अब हमें पता है कि सो वी नो दैट restoring force is equal to minus k r minus r equilibrium, ठीक। ये r माइनस आर इक्विलिब्रियम क्या है, एक्स सेमी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है जब आप थोड़ा फोर्स अप्लाई करते हैं। एंड वी फर्दर नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें यह भी पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बिकॉज वी आर डीलिंग विद ए सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे m जो है, ठीक है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ए सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल जो हमने HCl का लिया है, ठीक। अब यहाँ पे मास जो होगा वो इन दोनों एटम्स के होंगे, तो दिस मास विल बिकम रिड्यूस्ड मास। ये मास जो कंसीडर करेंगे वो हम रिड्यूस्ड मास कंसीडर करेंगे, मींस m is equal to mu. Mu is reduced mass because in this molecule we have two atoms and these two atoms have different masses, so the mass we are considering here is the reduced mass which is represented by mu. So this F will become minus k x axis r minus r equilibrium their distance. So this mass, if we replace this mass with mu, then we differentiate this small distance with respect to time. मीन्स आप जैसे जैसे फोर्स आप अप्लाई करते जाएंगे या फोर्स ऑफ मूव करते जाएंगे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, चेंज आएंगे। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया,
इस जो छोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपके डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंजिंग आता है। ठीक, इसको हम रीअरेंज करते हैं। अब ऑन रीअरेंजिंग वी गेट, इसको जब हम रीअरेंज करेंगे हम इसको ऐसे रीअरेंज करेंगे, डी स्क्वेयर एक्स डिफरेंशिएशन को हम एक साइड रखेंगे, डी टू स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये ऊपर आएंगे तो फिर माइनस के एक्स अपॉन म्यू। रीअरेंज किया, इस म्यू को इस साइड ले आया, डिफरेंशिएट वाले पोर्शन को एक साइड रखा। सो नाउ लेट्स राइट x at any point of time t। अब हम x को लिखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, कि जब आप उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो x at a particular time t is equal to a sin omega t, ये इसके बराबर होते हैं। x a particular time means change displacement at a particular time is equal to a sin omega t, and when we will differentiate this with respect to time, क्योंकि हमें जब with respect to time निकालना है तो हमें differentiate करना होगा, this will become equal to omega a cos omega t, and dx square upon dt square is equal to, when we double differentiate this it will become omega square minus omega square a sin omega t, this will become this। और ये यहाँ पे जो आपका a ओमेगा साइन है ये कुछ नहीं है, ये आपका सिंपली x है जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है फोर्स अप्लाई करने पे। नाउ this d square x upon dt square is equal to, we can write it as omega square x. This portion is nothing but this is x, this displacement which have taken place. Now हम कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम इक्वेशन रखते हैं 1 and this we can take it equation number 2, and when we compare between these two equation, जब आप इस दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड दोनों क्या है, इक्वल है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ पे भी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो कंपेयरिंग equation 1 and equation 2, we have omega square x is equal to minus k x upon mu। ठीक है, तो यहां पे आपका माइनस इधर है, माइनस इधर है, कैंसल आउट, एक्स इधर है, एक्स इधर है, कैंसल आउट, सो what will remain here is omega square is equal to k upon mu, and omega is equal to under root k upon mu, under root omega is equal to k upon mu। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू के अपॉन म्यू। जस्ट कुछ नहीं किया हमने, दो हमारे पास जो इक्वेशंस थे फॉर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इन दोनों को हमने रिलेट किया, तो यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन आता है which gives us omega, this frequency is equal to under root k upon mu, this k is force constant, and this mu is reduced mass। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन म्यू।
नाउ अगर हम इवालुएट करते हैं वैल्यू ऑफ x एट a टाइम, if we evaluate the value of x at, अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं किस पे, a t plus 2 pi omega, at this particular time this will become a sin omega t plus 2 pi upon omega। ठीक, अब पहले हमने एक पर्टिकुलर टाइम t पे देखा था x का वैल्यू, और अगर हम x ए t प्लस 2 पाई ओमेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो दिस विल बिकम a sin ओमेगा ओमेगा t प्लस 2 पाई। But we know that sin omega t plus 2 pi, this is equal to sin omega t। So that means इसका मतलब क्या है, it is like an oscillator or a repetitive pattern। ये एक ऑसिलेटर की तरह है, एक ऑसिलेट करता रहता है एक रिपीटेटिव पैटर्न पे, बार बार ये उसी पैटर्न पे रिपीट होता रहता है। इस इक्वेशन का मतलब ये है उस पार्टिकुलर टाइम पे, और वो रोटेशन जो है, ठीक है, हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इट इज लाइक एन ऑसिलेटर, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं repetitive pattern, and the time period of this repetition is given by, और ये जो रिपीटेशन में कितना टाइम लेगा वो हमें देता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, कि एक रिपीटेशन के लिए कितना टाइम लेगा, वो ये वाला पोर्शन हमें देता है 2 पाई ओमेगा टी, विच इज हियर। एक पर्टिकुलर रिपीटेशन के लिए कितना टाइम लेता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे एक्स का वैल्यू ये है, और फ्रीक्वेंसी हमें पता है। अब ये अगर आप इसका टाइम है तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा, ठीक, वो इसके इनवर्स होंगे, और एंड फ्रीक्वेंसी दैट इज इफ वी ड्रॉ इट बाय म्यू इट विल बिकम 2 पाई। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी इसके इनवर्स होंगे, ठीक है, इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड होंगे, तो फ्रीक्वेंसी आपका ओमेगा अपॉन 2 पाई होगी। नाउ अब हमारे पास ये एक ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है, रिपीटेशन आ रहा है बार बार, उसका टाइम निकाला, तो अब हम लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट इट इज म्यू बार इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई। ओमेगा का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला था, विच इज इक्वल टू के अपॉन म्यू। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमने ये सब किया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। यही आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको फोर्स कांस्टेंट निकालने के लिए, या जितने भी इक्वेशंस इसमें टर्म्स है, रिड्यूस्ड मास निकालने के लिए या फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, उस सब के लिए आपका ये इक्वेशन आपको जरूरत पड़ेगी। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। एंड अगर इसको एक्सप्रेस करते हैं, इफ वी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, क्योंकि यूजुअली हमारे पास जितने भी डाटा आते हैं वो वेव नंबर के फॉर्म में आता है, मीन सेंटीमीटर इनवर्स, देन वी हैव टू डिवाइड दिस बाय सी, एच सी।
ठीक है, तो म्यू बॉर इज इक्वल टू 1/2 पाई c अंडर रूट के अपॉन म्यू। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमने ये सब किया है। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन we can say that frequency is directly proportional to force constant, that is क्या, frequency is directly proportional to force constant and inversely proportional to reduced mass। means जैसे जैसे आपका फोर्स कांस्टेंट बढ़ता जाएगा वैसे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे आपकी रिड्यूस्ड मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका फ्रीक्वेंसी कम होंगे। ठीक, हम ये भी कह सकते हैं कि जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होंगे या तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होने से या रिड्यूस्ड मास घटने से। तो यहां से हमें यह इंफॉर्मेशन मिलता है कि आपका जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो फोर्स कांस्टेंट की बढ़ने से बढ़ जाएंगे और रिड्यूस्ड मास की घटने से बढ़ जाएंगे। और अगर रिड्यूस्ड मास बढ़ जाते हैं तो आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएंगे, क्योंकि यहां से इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास। ठीक, सो जो आपका जो ऑसिलेशन ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी है जब वो मैच होता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहां पे क्या होगा, जब आपका ये जो एटम मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहा होता है, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर व्हेन इट मैच with the frequency of electromagnetic radiation, electromagnetic light, yeah, radiation, so during this जब आपका ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी या आपकी मॉलिक्यूल कितने फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहा है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप उस पर बम्बार्ड करते हैं, उन दोनों का फ्रीक्वेंसी जब मिल जाते हैं तभी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो वाइब्रेशनल ट्रांसैक्शन होंगे। सो ड्यूरिंग द लाइट मैटर interaction we have transactions from one vibrational level to another। तो तभी जब ये दोनों का फ्रीक्वेंसी में जब हो जाएंगे तभी क्या होगा, आपका वाइब्रेशनल ट्रांसैक्शंस होंगे। तो इसीलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट vibrational spectroscopy is also a form of resonance spectroscopy। तो हम यहाँ पे इसीलिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका जो मॉलिक्यूल ऑसिलेट करते हैं और उसका जो ऑसिलेट होने का फ्रीक्वेंसी और लाइट जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट या रेडिएशन उस पर बम्बार्ड करते हैं, जब तक इन दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच अप नहीं होंगे तब तक वाइब्रेशनल ट्रांसैक्शन नहीं होंगे। और जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, मैच अप होंगे, तभी आपका वाइब्रेशनल ट्रांसैक्शन होगा एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल
लेवल्स पे, तभी आपका हम ये कह सकते हैं कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। रेजोनेंस मींस जब तक आपका ऑसिलेटर वाला फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ रेजोनेट नहीं करते हैं, मिल नहीं जाते हैं, मेज अप नहीं हो जाते हैं, तब तक आपका वाइब्रेशनल ट्रांसैक्शंस नहीं होंगे। तो इसीलिए हम इसको वाइब्रेशनल या रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि कैसे हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के इक्वेशंस को हम निकालें और इस इक्वेशन से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और इसको हम रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा एनर्जी लेवल।